और आप लगातार बने हुए हैं निगम चुनाव के महाकुंभ के साथ में। हमारे साथ में अब मेहमान के तौर पर जुड़ चुके हैं अनवर कादरी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। पूर्व में इनकी धर्मपत्नी जो है वार्ड क्रमांक 58 यानी कि सदर बाजार इमली बाजार क्षेत्र से पार्षद रहीं और वर्तमान में टिकट की दावेदारी कर रहे हैं अनवर कादरी जी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अनवर कादरी जी। सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि लगातार निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन करके आती है। पहले तो ये कि क्या कारण है कि जनता जो है कांग्रेस पर भरोसा नहीं बना पा रही है, या यूं कहें कि कांग्रेस पार्टी जनता का भरोसा जीतने में नाकामयाब हो रही है? देखिए, ऐसा नहीं है। आज हमारे यहाँ पर चूँकि हम लोगों ने काम किए, कमलनाथ जी ने जो काम किए थे, जनता आज भी उसको याद कर रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सरकार ने आज कर्जों से जनता को लाद दिया, चाहे बिजली का बिल हो, संपत्ति कर हो। अभी आप देखेंगे मास्टर प्लान के अंदर क्या कर दिया कि एक 30 बाय 50 के प्लॉट के नक्शे में 30 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। अब नक्शा पास कराने के लिए नगर निगम से उनको लोन लेना पड़ेगा। तो आदमी, एक गरीब आदमी मकान कैसे बनाएगा? और इस शहर की हालत बस से ज़्यादा बदतर होती जा रही है। पूरा शहर खुदा पड़ा है। तो जनता का भारतीय जनता पार्टी के से विश्वास उठ गया है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक लहर जो हमें दिख रही है कि आज हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीत के आएंगे, संजय शुक्ला जी जीत के आएंगे और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, आमतौर पर अनवर जी यह देखा जाता है कि बड़े दिग्गज शहरों के परिवारों में टिकट होते हैं। चाहे अग्निहोत्री परिवार की बात की जाए, चाहे शेख हलीम परिवार की बात की जाए, आपके स्वयं की बात की जाए, परिवार के टिकट हैं। छठा आदमी कोई अलग चुनाव जीत करके आता ही नहीं है। तो हम कार्यकर्ताओं को ऑक्सीजन दें, ऐसा कोई काम क्यों नहीं करते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़े निगम परिषद में कांग्रेस पार्टी की? देखिए, ये सारी चीज़ें तो मेरे को भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलती है कि कैलाश जी अगर विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, तो उनका बेटा आकाश विजयवर्गीय। हम लोग तो कोई पॉलिटिकल परिवार से है ही नहीं। जैसा आपने कहा गोलू अग्निहोत्री जी, तो उनका भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है कि उनके फादर नेता थे, उनके दादा थे, नाना थे, कुछ भी नहीं है। शेख हलीम के भी पिताजी के, उनके फादर, दादा, नाना कोई नेता नहीं थे। हम सब सेल्फ मेड लोग हैं, जीत के आए हैं। मैं खुद पहला चुनाव निर्दलीय जीत के कांग्रेस ज्वाइन करी और पहली बार पार्षद बना। अभी दूसरी बार महिला हुआ था तो मेरी वाइफ पार्षद थी। क्योंकि आपकी धर्मपत्नी पार्षद थी, तो पहले आपके वार्ड क्रमांक 58 से शुरू करते हैं हम। कुछ नया नहीं दे पाए ऐसा जनता ने कहा। कहाँ तक आप सहमत हैं इस बात से? जब हम सर्वे कर रहे थे आपके क्षेत्र में तो जनता आपसे संतुष्ट थी। दो अलग अलग विषय है। जनता आपसे संतुष्ट थी, परंतु एक भी सिंगल व्यक्ति ये नहीं गिना पाया कि जुलेखा अनवर कादरी ने 5 सालों की वर्किंग में नया क्या दिया। बताइए। देखिए, नया हमारे यहाँ की दो बहुत बड़ी समस्याएं थी। एक ड्रेनेज की समस्या थी, वो हमने हल कर दी। उसका काम 70% पूरा हो चुका है। एक रोड था हमारा मरी माता से राजबाड़े तक, जो 12 साल से हम संघर्ष कर रहे थे, अब जाके उसका भी काम शुरू हो गया है। अब रही बात के समस्याएं कोई एक नया नहीं कर पाए, उसका सबसे बड़ा कारण था मालिनी गौड़, जो कि वो महापौर थी। तो उनका बड़ा रोल इस तरह का रहा कि हमारा कांग्रेस तो छोड़ो, बीजेपी के पार्षद भी काम नहीं करा पाए। और स्थितियां इतनी खराब रही कि हम ना जोनों पे जोन अध्यक्ष बने, ना पार्षद निधियों से काम हुआ, ना महापौर मत मिला। पिछली बार इसी के अपोजिट अपन देखेंगे तो मोगे जी थे, तो हमने 19 करोड़ रुपए के काम कराए थे। काम तो इस बार भी करा लिए, पर कहीं ना कहीं ये निष्क्रियता, ये नाकामी अगर कहीं किसी के उसमें जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाती है कि उन्होंने उसको सही ढंग से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को ही मेंटेन नहीं कर पाए। तो कांग्रेस के पार्षद को चूंकि वोट नहीं मिलते हैं वहां से, तो वो करते हैं। अच्छा, फौजिया शेख पार्टी की नेता प्रतिपक्ष थी, विपक्ष दल की नेता थी फौजिया शेख। उनके साथ में भी आपकी धर्मपत्नी का बहुत अच्छा सामंजस्य देखने को नहीं मिलता था। जैसे कि जब परिषद की बैठक होती थी तो आपकी धर्मपत्नी बहुत ज़्यादा अपने वार्ड की समस्याएं नहीं गिना पाती थी, चाहे जो भी कारण रहता हो। तो क्या फौजिया शेख से सपोर्ट मिला ताकि वार्ड में जो है डेवलपमेंट के काम हो सके, नए काम हो सके, सामंजस्य बना रहे? ऐसा कोई सपोर्ट मिला या नहीं मिला आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं मिला सपोर्ट। तो वो उसका रीज़न ये रहा कि उन्होंने सिर्फ हम सब पार्षदों को लेके गए, हम सब पार्षदों को दिखाया, पर उन्होंने काम सिर्फ अपने वार्ड में ही कराया।
तो कहीं ना कहीं उसी चीज़ को लेके नाराजगी आज हम 3-4 पार्षद एक अलग उसमें चले गए थे और अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष की एक अलग मुहिम चल रही थी और कहीं ना कहीं दोबारा से वो नहीं बने, उन सब चीज़ों को लेके हम लोगों का पार्टी में चल रहा था। पर ये सारी चीज़ें पार्टी फोरम पे चली, हमने बाहर कहीं कोई वाला उस तरह का मैटर नहीं रहा और काम में बड़ी ये रहा कि उनका इस मामले में बड़ी निष्क्रियता रही। जो लोग उनके साथ में थे उन लोगों के भी काम नहीं हो पाए, वो भी इस तरह से परेशान होते रहे। सीधा सीधा ये आरोप लगाते हैं कि जो विकास कार्य थे वो केवल फौजिया शेख साथ में लेकर के जाती थी, पर काम केवल उन्हीं के वार्ड में होते थे, दूसरे वार्ड पिछड़ जाते थे। यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल यही कह रहा हूँ और ये मेरा खाली कहना नहीं है, ये आपको दिख भी जाएगा। सभी आप चाहे तो आप तो चूंकि एक बहुत अच्छी पत्रकार हैं और आप खुद जमीन से जुड़ी हुई हैं और हर वार्ड का आपने दौरा किया तो आपको खुद समझ में आ जाएगा बाकी वार्डों में क्या स्थिति है और उनके वार्ड में क्या स्थिति। मतलब कहीं ना कहीं लड़ झगड़ के आपने काम करवाए, आप ये कहना चाहते हैं कि जितने भी आपने काम करवाए हैं, हम जो काम साथ में गए वो काम कभी पूरा नहीं हुआ। जो काम हमने अकेले में जाके अधिकारियों से बात की, कमिश्नर मैडम से बात की, फाइलें बनाई, तो वो सब काम हमारे हो गए। बाद वाले जो उनके साथ काम थी वो कभी नहीं। चलिए, आपके कार्यकाल में दो नए कमिश्नर मिले। पहले मनीष सिंह मिले जिन्होंने इंदौर को नंबर 1 बनाया, काफी सारे विकास कार्य हुए। फिर आशीष सिंह जी भी मिले। दोनों में से बेस्ट किसका कार्यकाल रहा, जिसके साथ बेहतर तरीके से सामंजस्य बैठाने में कामयाब हुआ? देखिए, बेहतर तो मनीष सिंह जी ही रहे कि मनीष सिंह साहब का इतना अच्छा वो रहा कि उन्होंने हर तरह से कोऑपरेट किया, हर काम में वो किया, मदद की। और वो पर्सनली आज भी कलेक्टर होने के बाद भी कोरोना काल से लेके कहीं भी किसी पेशेंट को एडमिट करना हो, कोई चीज़ करना हो, उनका हमेशा सहयोग मिलता है। और वो आज भी किसी भी तरह का कोई वार्ड का जनता से रिलेटेड, आम लोगों से रिलेटेड कोई काम होता है, हम उनको बताते हैं तो वो आज भी मदद पूरी तरह से करते हैं। और उन जैसा इस शहर में अधिकारी आना ही नामुमकिन है और उन जैसा नेचर बहुत कम अधिकारियों का रहता है। मतलब आप कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं कि भले मेयर से सपोर्ट नहीं मिला, भले नेता प्रतिपक्ष से सपोर्ट नहीं मिला, पर जो निगम के जो उस समय के कमिश्नर रहे माननीय मनीष सिंह जी, उनसे आपको पूरा सपोर्ट मिला? बहुत सहयोग मिला और वो इस मामले के लिए मैं उनकी बहुत तारीफ करूंगा और उनका धन्यवाद भी आपके माध्यम से अदा करूंगा। माइनॉरिटी के लोग आपसे पूर्णतः सहमत थे, संतुष्ट थे, वहीं हिंदू बहुल क्षेत्र तकरीबन मेरे ख्याल से 9-10 हज़ार वोटिंग आपके वहाँ की हिंदू क्षेत्र भी है, जो हिंदू मतदाता है, उनका ऐसा मानना है कि आपका जो प्रगाढ़ स्नेह, जो प्रेम है, वो केवल आपके समाज तक ही सीमित है। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है। कि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने अहिल्या पल्टन में मेन रोड पे काम कराया, उसके बाद अहिल्या पल्टन की बस्तियों में काम कराया। बख्शीबाग बस्ती के अंदर ड्रेनेज नहीं थी, नर्मदा की लाइन नहीं थी, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड पूरे सारी गलियां कराई, पूरा बराबरी से पूरे वार्ड का। आप तो चूंकि आपने खुद ने भी दौरा किया है, आप जाके देख सकते हैं कि मेरे वार्ड में कहीं इस तरह की भावना नहीं है। और मतलब ये तो हो गए नगर निगम के काम। वहाँ कोरोना काल में भी हमने किसी से मतभेद नहीं करा। जितना राशन हमने मुस्लिम कम्युनिटी को बांटा उतना ही हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को बांटा और उसको लेके मेरी गाड़ी तक फोड़ दी गई। पर मैंने वहाँ पर जिन लोगों ने भी वो गाड़ी फोड़ी, मुझे इसलिए फोड़ी कि मैं दोबारा से उस बस्ती में ना जाऊँ, तो मैंने वहाँ और ज़्यादा गया और ज़्यादा राशन बांटा और ज़्यादा मदद की। और आप कहीं भी देख लेंगे, किसी भी वार्ड में किसी से भी मालूम कर लेंगे कि हमने कहीं कोई भेदभाव। आज मेरी छवि इसलिए उभर के आ रही है, आज ना कांग्रेस से कोई टिकट मांगने वाला, ना बीजेपी से अभी तक कोई चेहरा आया। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण ये है कि मेरा 12 घंटे 24 घंटे वार्ड की जनता से सीधा सतत संपर्क। यही कारण है कि साल दर साल कैलेंडर बदले, मौसम बदले, तारीखें बदली, परिषद आ गई, नई परिषद आ गई, परंतु चेहरा वही जस का तस बना हुआ था और कांग्रेस पार्टी का एक अधिपत्य वहाँ है। यही कारण है कि आकाश विजयवर्गीय भी वहाँ से चुनाव हारे, अर्चना जायसवाल वहाँ से विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव जीती, मालिनी गौड़ वहाँ से चुनाव हारी। जब पूर्व मेयर का चुनाव हुआ, सांसद के चुनाव में भी पंकज संघवी को आपने वहाँ से तकरीबन लीड ही दी थी। पर इसके बावजूद हम फिर घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं कि अगर आपके वार्ड की बात की जाए तो पानी की एक समस्या जनता की बहुत ज़्यादा थी कि आपके क्षेत्र में पानी का जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है, या तो कनेक्शन ही नहीं है और ज़्यादातर लोग टैंकर पे निर्भर हैं। तो क्या कारण है ये करोड़ों अरबों रुपए जो पिछली परिषद में खर्चे हुए नर्मदा सप्लाई को लेकर के, क्या आपके क्षेत्र में नहीं पहुंचा पानी? देखिए, इंदौर की बहुत बड़ी विडंबना है कि जितने भी मेयर आए, जैसे कैलाश जी आए तो उन्होंने 2 नंबर का विकास किया, मालिनी गौड़ आई तो उन्होंने 4 नंबर का विकास किया, बाकी शहर को भूल गए। और हमारे यहाँ पर भी यही स्थिति हुई कि हमने जितनी बार हमारी फाइलें लेटर दिए, फाइल बनवाने के लिए दी, तो कई बार तो फाइलें गायब हो गई, काम ही नहीं हुए। और भारतीय जनता पार्टी का चूंकि परिषद थी, मेयर था, तो कहीं ना कहीं, और हमारे यहाँ से कभी भारतीय जनता पार्टी जीती नहीं है, हमारे वार्ड से यहाँ से वोट नहीं मिलते। उन सब चीज़ों को लेके उनका बिहेवियर इस तरह का रहा कि हमारे यहाँ कोई काम उन्होंने होने नहीं दिया। जो लाइनें भी हमने डलाई तो आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, कोई एक लाइन मैंने जूने पीठे में
8 साल पहले डली थी जो आज तक चालू नहीं हो पाई। अच्छा। तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये इंजीनियरों को चमका दिया जाता है, चूंकि वहाँ तो बल्लेबाज विधायक हैं, तो वो विधायक जी का इतना खौफ है अधिकारियों में कि वो हमारे वार्ड में काम करने में भी डरते हैं। ये तो हम कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करके थोड़ी सी हम भी बात करके और कुछ भी करके आप भी रखते हैं। ये बोलिए ना कि थोड़ा बहुत समझ हम भी राजनीतिक रखते तो हैं थोड़ी, बाकी बिल्कुल, हमारी तो भी उसी फिर हम भी अधिकारियों पे कमांड करके फिर कहीं ना कहीं काम करा लेते हैं। पर बहुत बड़ा इसके अंदर फेल्योर अगर माना जाएगा तो आप देखिए कि शहर का हृदय स्थल होने के बाद आज वहां पर स्मार्ट सिटी का आधा शहर आधा वार्ड हमारा स्मार्ट सिटी में, उसके बाद भी वहां पर कोई काम ये करने को तैयार नहीं है। और ये फेलियर पूरा इनका कहलाएगा कि नर्मदा की लाइन, बोरिंग की लाइन है, छोटे छोटे कामों के लिए ये होता है। अभी भाविया मित्तल मैडम से मीटिंग थी, मैंने उनको ये बताया कि हम जेब से पैसे देके काम करा रहे हैं। ये स्थिति है, आपके इंजीनियर काम करने को तैयार नहीं। आपको सुन के अजीब लगेगा, आज 70-80 हज़ार की आबादी वाला क्षेत्र है और वहाँ एक प्लम्बर है, और वो प्लम्बर भी कभी भी छुट्टी पे चले जाता है, उसको कभी भी दूसरे वार्डों में काम करने इंजीनियर भेज देते हैं। और बहुत दयनीय स्थिति है। अब चूंकि नई परिषद बनेगी, हमारे महापौर जीत के आएंगे तो फिर इन अधिकारियों को भी ठीक करेंगे और वार्ड का विकास करेंगे। अच्छा, अधिकारी और भाजपाइयों में आपके नाम का एक खौफ भी रहता है, वो जानबूझ के एक हवा ऐसी फैलाते हैं कि देखना भैया वो अनवर कादरी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आज तक किसी अधिकारी से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की, पर हाँ कई बार ऐसा होता है कि कोई अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो उनको बताना पड़ता है कि भैया ये समस्या जनता की है, अनवर कादरी के घर का काम नहीं कर रहे हो आप, ये अगर आप काम नहीं करोगे, जनता का सिस्टम नहीं बनेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर वो नहीं भी सुनते तो हम फिर जेब से काम कराना पड़ता है, वो करा देते हैं। अभी तक के हमारी इसीलिए वार्ड में अच्छी छवि है कि कोई भी काम आता है अगर अधिकारी नगर निगम नहीं करती है तो फिर हम हमारे पास से काम कराते हैं। पर ऐसा कहीं भी ये नहीं है कि हमने कभी किसी अधिकारी को हमारे नाम से कुछ बोला हो या उनने उसको लगा हो कोई आकाश विजयवर्गीय विधायक चुन करके विधानसभा 3 में पहुंचे हैं, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा चुनौतीपूर्ण चेहरा आपके सामने आ सकता है आपके वार्ड में जिससे नेक टू नेक फाइट हो जाए आपके चुनाव में? देखिए, मुझे तो ऐसा कहीं भी नहीं लगता। कि लास्ट टाइम ये हुआ था कि कैलाश विजयवर्गीय जी मैं सैफी नगर रहता था, वहाँ आए थे मुझसे मुलाकात करने और वार्ड की बात की थी। तो मैंने उनको यही कहा था कि हमारा वार्ड तो नहीं जीत पाएंगे आप, और आपकी पूरी ताकत लगाना और आप वार्ड जीतना, पर मैं इसमें कोई वो नहीं कर पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ मैंने उनको बता दी थी और ये उनको मालूम है कि उनके विधानसभा चुनाव में भी 2400 से हारे थे। अभी जो आ रहा है तो अभी भी उनके जिन लोगों के नाम चल रहे हैं या जो लोग वो बता रहे हैं, तो वो कोई ऐसे लोग आप चुनौती नहीं मानते? बिल्कुल चुनौती नहीं मानते, क्योंकि कोरोना काल में पूरी तरह से आकाश विजयवर्गीय जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता वहां पर हैं, इन लोगों ने एक किट किसी गरीब इंसान को नहीं बांटा, किसी को खाना मुहैया नहीं कराया, किसी को हॉस्पिटल में भर्ती नहीं कराया। जो आकाश विजयवर्गीय के माध्यम से जो राशन वगैरह वितरण होता था वो आपके क्षेत्र में नहीं पहुंचा? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचा। खाली ये हुआ है कि जैसे माधुरी जायसवाल है या राजू चौहान है या 2-3 लोग हैं, इनके पास राशन आया तो ये खुद ही घर में रख के बैठ गए। अच्छा। इन्होंने आम जनता तक और ये खुद घरों से ही नहीं निकले। हम लोग तो उस पूरे कोविड काल के अंदर हर घर पे जाके राशन दे रहे थे। कोई बीमार हो रहा था तो उनको घर से लेके हॉस्पिटल छोड़ रहे थे, उनके घर का पूरा सिस्टम देख रहे थे। हॉस्पिटल भी जब चूंकि आदमी कोरोना में बीमार है तो वो तो बेचारा उठ के चले जाता था, ना उसके पास पेस्ट है, ना ब्रश है, ना साबुन है, ना तेल है, तो कोई चीज़ नहीं रहती थी। हम उनको हॉस्पिटल जाके ये सारा सामान भी देते थे, उनको चाय नाश्ते के लिए बिस्किट, टोस्ट सब व्यवस्था करते थे। कारण क्वारंटाइन के लिए भी कुछ एक अलग अपनी तरफ से व्यवस्था? बिल्कुल, मैंने हज हाउस के अंदर और अलशिफा नेशनल हॉस्पिटल में, नूरी बिल्डिंग में और जानीबाई धर्मशाला में हमने कोविड ये क्वारंटाइन सेंटर बनाए और सेंटर बना के उनका पूरा खर्च हमने उठाया। ये बात मनीष सिंह साहब को भी मालूम है, सारे अधिकारियों को मालूम है कि उनका पूरा खर्चा, खाना, नाश्ता, चाय सब कुछ हमने करा, उनकी सारी व्यवस्था, यानी हर तरह की व्यवस्था। क्योंकि उस टाइम पे एक खौफ डेवलप हो गया था, एक अफवाह चल गई थी शहर के अंदर कि मुसलमानों को इंजेक्शन लगा रहे हैं, लोगों को डर लग रहा था, लोग जाना नहीं चाहते थे और टाट पट्टी का एक मैटर हो ही गया था। तो हमने फिर उन लोगों को विश्वास दिलाया। हमने एसडीएम साहब से, एडीएम साहब से बात की, जो अभी तत्कालीन शाहजहाँपुर कलेक्टर है दिनेश जैन साहब, उनसे बात करके कहा कि साहब आप यहीं क्वारंटाइन सेंटर बना दें और हम उसको चलाएंगे, आपका सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं होगा। तो ऐसे हमने 1200 लोगों को हमारे वार्ड में क्वारंटाइन कराया और उनको ठीक करके अपने उनके घरों पर। ठीक है, कोविड की आपकी सक्रियता जो रही, क्या लगता है 1700 की लीड से पिछली मर्तबा आपकी धर्मपत्नी चुनाव जीती थी? चुनावी अखाड़े में चूंकि आपकी तैयारी तो पूरी है, बिगुल भी बज चुका है, शहनाइयाँ भी बज रही हैं, तैयारी भी आपकी भरपूर है, तो क्या लगता है ये आंकड़ा कहाँ तक पहुँचेगा जीत का इस बार? देखिए, इस बार मुझे पूरी तरह से बल्कि यकीन है, मतलब खाली ये भरोसा है कि मेरे वार्ड की जनता कम से कम 4000 से ज़्यादा मतों से मेरे को चुनाव जिताएगी
और उसका सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि मेरी हर घर में पहुँच है, हर घर वाले मुझे जानते हैं, मैं हर घर वालों को जानता हूँ। जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, अभी जैसे ही चुनाव आए तो मेरे को रोज़ 25-50-100 फ़ोन आते हैं कि भैया आप फिक्र मत करना, चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं, आपने हमारा इतना साथ दिया, हमारा इतना काम किया, अब हमारी बारी है आपको वापस दोबारा बनाने की। तो कहीं ना ठीक कहीं है, तो लड़ झगड़ के काम करवाने में आप माहिर रहे, तो अगर चुनाव जीत करके वापस नगर परिषद में आप पहुंचते हैं तो ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें प्राथमिकता के साथ करवाना चाहेंगे कि ये बहुत जरूरी है, ये मेरे वार्ड में जरूर होना चाहिए? देखिए, मेरे वार्ड में सबसे पहले तो एक कम्युनिटी हॉल, चूँकि 3 नंबर विधानसभा में आप देखने जाएंगे तो कहीं पूरी विधानसभा में एक अकेला कम्युनिटी हॉल हरसिद्धि था जो बंद हो चुका है। तो सबसे पहले कम्युनिटी हॉल मैं चाहता हूं कि हमारे वार्ड में बने। एक अभी हाल हमने 1,29,00,000 की लागत से वाल्मीकि समाज से कम्युनिटी हॉल कमाटीपुरे में सेंक्शन करा लिया। अब उसको 6 बार टेंडर हुए, वो बना नहीं। और एक ये बड़वाली चौकी पे चाहते हैं कि जो स्कूल के पास वाली खाली तो 3 कम्युनिटी हॉल आप चाहते हैं आपके? दो चाहते हैं कि एक वो वाल्मीकि समाज का हो जाए, एक ही यहाँ बन जाए जो सभी समाजों के काम आएगा बड़वाली चौकी पे, जूनी कसरा वाकल। अच्छा, शासकीय स्कूल वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहते हैं आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ दो शासकीय स्कूल अभी मैंने बनवाया। एक अहिल्या पल्टन हिंदी स्कूल के अंदर 3 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया, पूरा स्कूल स्मार्ट सिटी ने बनाया उसको बहुत अच्छे ढंग से। और एक बख्शीबाग बस्ती के अंदर जो उर्दू स्कूल था वो 2,70,00,000 रुपए की लागत से पूरा नया बना है, पूरा नया सेटअप है। आप जाके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा 2 स्कूल अभी हमारे वार्ड में बन के कंप्लीट हो चुके। अच्छा, क्या लगता है आने वाले 5 सालों में टैंकर मुक्त हो जाएगा आपका वार्ड? देखिए, अब आने वाले 5 साल में अगर हमारी कांग्रेस की परिषद बनती है और महापौर संजय शुक्ला जी बनते हैं तो हम इसको आपके माध्यम से मैं हमारे वार्ड की जनता को कहना चाहता हूं कि हम टैंकर मुक्त भी कर देंगे। पानी भी कोशिश ये करेंगे कि 5 घंटे कम से कम, जो 24 घंटे का पिछली परिषद में लोगों ने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी के, तो वो हम कम से कम 5 घंटे पानी लोगों को मिले, ऐसी हमारी योजना है कि हमारे वार्ड के सारी लाइनें नर्मदा की हम बदल दें। और वो क्योंकि ये सब लाइनें 40 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है और लोगों को बड़ी परेशानी होती है, गंदा पानी मिक्स आ रहा है तो लोग पानी वो हो नहीं पाता। बोरिंगों का ये सिस्टम है कि 15 बोरिंग हमारे सूख गए और खत्म हो गए पूरी तरह से, और नए बोरिंग का हुए ही नहीं। ना विधायक निधि से, क्योंकि 2 बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे तो उन्होंने एक भी बोरिंग हमारे वार्ड में नहीं कराया, और ना सांसद निधि से कोई बोरिंग हो पाता है। तो ये समस्या हम लोगों के साथ बहुत ज्यादा आती है। और मैं संजय शुक्ला जी से भी गुजारिश करूंगा कि वो पार्षदों के हाथ में कम से कम बोरिंग कर दे। मोगे जी ने जो एक खत्म किया था, एक कानून बना दिया था कि पार्षद बोरिंग नहीं करा पाएंगे, तो वो आपस से बदले तो कम से कम हमारे वार्ड की जनता जो जिनके ऊपर सिर्फ कांग्रेसी होने के कारण उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। नहीं अनवर कादरी जी, बोरिंग किसी भी वार्ड के लिए स्थायी निराकरण नहीं है। आप तो ये बात करिए कि घर घर नल और जल की व्यवस्था मैं करवा दूंगा, घर घर में नर्मदा के कनेक्शन हो जाएं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाएं कि जो 24 घंटे जल का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, अरे भैया 24 घंटे ना सही, 1-2 घंटे ही सही प्रॉपर पानी। देखिए, नर्मदा की लाइन, ये बात सही है कि नर्मदा की लाइन हम पूरी डलवा देंगे वार्ड के अंदर और पूरा काम कराएंगे, पर एक टेम्परेरी, ये जो भाई मैंने बात बताई ये इस हिसाब से बताई थी कि बोरिंग अगर हो जाते हैं तो कम से कम आदमी को ये रहता है कि गंदा पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, या किसी रीजन से जलूद में आपने कई बार देखा होगा कि शहर में 2-2, 3-3 दिन पानी नहीं आया तो वाटर सप्लाई बंद होता, तो कम से कम बोरिंग से पानी आदमी को मिल जाए, उसको पीना और नहाने धोने के लिए कम से कम पानी। संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? परिषद में कितने पहुंचेंगे कांग्रेसी? पिछली बार 15 थे, प्लस 2 किए गए निर्दलीय 17 हो गए, इस बार कितने? अब यही हाल भारतीय जनता पार्टी का होगा, क्योंकि ये सारी कमर मालिनी गौड़ जी ने खुद ही खोद दी है भारतीय जनता पार्टी की। तो 17 का फिगर जो है उधर जाने वाला है, और जो 67 का फिगर कांग्रेस का आने वाला है। आप देखेंगे कि हमारे वार्डों में ऐसा जुनून है कांग्रेस के पार्षदों का, क्या एक वार्ड से 20-20 लोग टिकट मांग रहे हैं, और ये सारे लोग यूनाइटेड होकर संजय शुक्ला जी के लिए काम करेंगे। कि मालिनी गौड़ जी का कार्यकाल इतना निष्क्रिय या इतना असंतोषजनक रहा कि जनता जो है अब बटन ही दबाना भूल जाएगी कमल का? देखिए, ये मेरा नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक हम लोगों को होता ये है कि जब परिषद बनती है तो जोन अध्यक्ष बनते हैं, जोन अध्यक्ष नहीं बना है। जितनी समितियां होती है, जल समिति की जैसे मान लो बलराम वर्मा जी हैं तो उनके साथ में 10 लोग उसके सदस्य बनते हैं और वो कहीं ना कहीं उस समिति से जुड़े हुए होते हैं। जैसे राजस्व में भी राजस्व समिति बनती है, उसमें 10 लोग सदस्य होते हैं। ये जो जितने लोग उन समितियों में बनना थे वो ही नहीं बना पाए, उन बेचारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का काम नहीं हो पाए। आपको शायद मालूम होगा वो चौहान मैडम वाले केस के बाद में 2 नंबर के सारे पार्षद
2 नंबर के पार्षद कभी नगर निगम में दाखिल नहीं, मतलब घुस ही नहीं पाए, तो उनके पूरे वार्ड ऐसे कैसे गए हुए। तो हम 2 नंबर, आप ये मान के चलिए कि अगर वहाँ 18 वार्ड है तो 18 में से हम 16 जीत के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उन लोगों निष्क्रिय हो गए, काम ही नहीं करा पाए। अब जब नगर निगम में नहीं घुसे तो जनता के काम और जनता की समस्या कैसे हल की होगी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह का हाल है। चलिए ठीक है, तो क्या होगा भविष्य सदर बाजार का? क्या वास्तव में कमल खिलने में कामयाब होगा कभी सदर बाजार में? क्या होगा अनवर कादरी का राजनीतिक भविष्य? ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।